अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजेन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हेल्थ इज़ वेल्थ। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग जो है वो डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए चीज़ों को हम जो है माशाल्लाह डिस्कस करते हैं और कुछ ना कुछ हमारी जो लाइफ है इसमें बेहतरी आए, इसके लिए हम माशाल्लाह हर हफ्ते यहाँ मौजूद होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें जो एक जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और एज अ मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें हमें जानना भी ज़रूरी है, तो इस तरह की चीज़ों को हम माशाल्लाह उल करीम हम लेके चल रहे होते हैं। पिछले भी एपिसोड में हमने नींद से रिलेटेड, स्लीप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन की थी, तो क्या ओवरव्यू रहा रुख रज़ा भाई आपका पिछले एपिसोड को लेकर, जिसमें हमने स्लीप साइकिल को लेकर डिस्कशन किया था? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन टॉपिक पर गुफ्तगू हुई हमारे लास्ट सिलसिले में और काफ़ी यूनिक चीज़ें, नई चीज़ें भी सीखने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने माशाल्लाह नाइट शिफ्ट और ये सब भी आपने लिया, कवर किया। आरिफ भाई, मेरे जहन में ये सवाल ही आ रहा था कि लोग सोने का आपने जहन दिया कि जल्दी सोना है, जल्दी सोना है। अब जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठ पाएंगे। अगर नींद पूरी नहीं होती ना तो माइंड डिस्टर्ब होता है और एक अजीब सा तनाव जहन में, दिन भर चिड़चिड़ापन, ये सब बहुत होता है। थोड़ी हमारे रहनुमाई फरमाएं, नींद पूरी किस तरह हम कर सकते हैं। आपने सोने का तो पिछले एपिसोड में बता दें कि हमें जल्दी सोना है, अब इसके बारे में क्या एहतमाम करें हम कि हमें अच्छी से नींद हो जाए और फ्रेश रहें। यानी आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम मेंटल हेल्थ को डिस्कस करें और मेंटली बंदा किस तरह से स्टेबल हो, इस पर कुछ डिस्कशन हो। ऐसा कुछ आपका भी एक्सपीरियंस है नईम भाई? जी, मेंटल हेल्थ के बारे में तो बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक माइंड स्टेबल नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है सारा बॉडी और सारी एक्टिविटी गड़बड़ होगी। यानी बंदा अगर कुछ काम कर भी रहा होगा तो वो सही से अंदाज से कर नहीं पाएगा, उसका माइंड ही स्टेबल नहीं है। दिल भी लगे, दिमाग भी लगे उस काम में। इन मानों में वैसे भी जो है वो दिमाग को जो है ना वो जिस्म का राजा कहा जाता है जी, और बहुत सारी चीज़ों में जो है दिमाग के ही किए हुए फैसलों को जो है वो जिस्म भी तस्लीम कर रहा होता है। यानी अगर आप एक नर्वस सिस्टम की बात करें, जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, तो ये बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। दिमाग से जो नर्व सिस्टम निकलता है, एक होता है सबसे पहला, वो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जिस्म के दरमियान से चलता है, जो कि पूरे बॉडी को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है और पूरे बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन है और दीगर महसूस करने की, एहसास करने की जो सलाहियतें हैं, वो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑपरेट होता है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS कहते हैं जिसे। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि बॉडी की वो ऑर्गन जो बिल्कुल जो है वो दिमाग के कमांड से ही ऑपरेट होते हैं और दिमाग जैसे जैसे चीज़ों को ऑपरेट करने को कहता है वो दिमाग की कमांड को फॉलो कर रहे होते हैं। ये सारा हिसाब किताब जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तहत होता है। और तीसरा जो नर्वस सिस्टम होता है उसे कहते हैं ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये 3 नर्व सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी के सारे नर्व सेल्स ऑपरेट हो रहे हैं। अब ये तीनों ही नर्व सिस्टम अगर ऑपरेट करता रहे ब्रेन, और ब्रेन को एक्स्ट्रा कोई लोड ना होना, तो ब्रेन की जो हेल्थ है ना, जिसको हम कह रहे हैं मेंटल हेल्थ, वो बढ़िया रहेगी। जैसे हमने फिजिकल फिटनेस पे इससे पहले भी बात की, शायद एपिसोड नंबर 3 पे इस पर बात की थी हमने, कि अब एक फिजिकल जो है वो हेल्दी बॉडी हम किसे कहेंगे? उसे कहेंगे कि जो ज़ाहिर है काम करे तो थके नहीं, या उसमें सुस्ती ना आए और वो अपने कामों को वक्त पर करता रहे और काम के दौरान वो दिगर इस तरह की जो है वो जो उजलतें होती है, परेशानियां होती हैं, जिस तरह के जो दूसरे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इनको वो अवॉइड करता रहे और अपने कामों को वक्त में मुकम्मल करें और अपने तमाम मामलात को लें और इसमें इसको कोई और दूसरी थकावट भी ना हो, या कभी कभार कोई अपनी जान से ज़्यादा भी काम कर ले तो जिस्म का जो स्टैमिना है वो डिस्टर्ब ना हो और वो सारी चीज़ें ऑपरेट होती रहें। तो हमने कहा भाई ये फिजिकल फिटनेस है कि भाई इट डजंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, बहुत ज़्यादा दुबले हो, कम मोटे हो, कम दुबले हो, या बहुत, या आप जिसी भी आपकी जिस्म की जो है वो जसामत है वो एक अलग है, उस पर एक अलग डिस्कशन है, वो बॉडी मास इंडेक्स से। लेकिन आप में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपका स्टैमिना ऐसा होना चाहिए कि अगर आप किसी भी काम को करें तो फ़ौरन ना थके और आपका जिस्म वो बोझ को सह सकता हो, तो हमने इसको फिजिकल फिटनेस कहा। इसी तरह से मेंटल हेल्थ भी जब बताया जाता है तो ये बताया जाता है कि आपका ब्रेन
क्योंकि ज़ाहिर है दिमाग से इंसान सोचता है। आज इस दिमाग से सोचने की ही बरकत से जो वो इंसान ने इतने बड़े बड़े जो है वो लाइट्स हैं, कैमराज हैं, इसी तरह से अल्लाह पाक ने उसको वो सोचने की सलाहियत ही दिया, बल्ब बनाया, इंसान ने मशीन्स बनाई और दीगर तरह के जो वो आज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जो भी इस तरह की जो यूनिकनेस डिस्कस कर रहे हैं, ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन एबिलिटी ऑफ थिंकिंग पर है बेशक। कि इंसान अपनी सोच को जो है वो एक्सपांड कर रहा है और एबिलिटीज को बढ़ा रहा है। कभी कभी बियॉन्ड द साइंस भी सोच रहा है, कोशिश कर रहा है कि इंसान सोचेगा तो कर पाएगा। तो सारा मामला है सोच रहा है। अब वो सोचते सोचते दिमाग पर इतना प्रेशर बढ़ता है, लेकिन दिमाग थकता नहीं है, किसी भी तरह का मेंटली अब्यूज नहीं होता है या उसे कोई साइकोलॉजिकल किसी और तरह की डिसऑर्डर्स नहीं होती। तो ऐसा शख्स जो है वो मेंटली स्टेबल कहलाता है, यानी उसकी मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। ये एक बेसिक साइंस है जिसमें मैंने आपको नर्वस सिस्टम भी बताया। अब जैसे मैंने थर्ड वाला जो बताया ना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये वो है जिस पर जो है वो दिमाग भी कमांड नहीं दे रहा है। जैसे दिल, तो दिल को दिमाग नहीं बोल रहा कि भाई धड़क, वो धड़क रहा है, क्योंकि वो उसका यानी काम ही है, वो करेगा ही, चाहे दिल बोले चाहे दिमाग बोले नहीं बोले, दिल को धड़कना ही है। लंग्स का काम ही है जो कि वो ऑक्सीजन को जो है वो ले, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करें, वो काम कर ही रहे हैं। इसी तरह से बॉडी के दीगर ऑर्गन जो है वो दिमाग के ताबे नहीं है कामों में, जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आते हैं। उर्दू में से खुद मुख्तार अज़बी निज़ाम भी कहते हैं। तो ये जो पूरा अज़बी निज़ाम है, पूरा जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये पूरा ब्रेन से ऑपरेट होता है, और ये पीछे जो हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक मकाम है दिमाग के बिल्कुल नीचे का, उस मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे एक छोटा सा ब्रेन है जिसको कहते हैं हिंड ब्रेन। इसका काम है ये सारी चीज ऑपरेट करना, और ये सारा ऑपरेशन होता है ये पिछले वाले हिस्से से, और सिर की तरफ इसको कहते हैं ऑसिपिटल लोब। यहाँ से ये पूरा जो है ना जिस्म ऑपरेट हो रहा है, महसूस करने से लेकर, गुस्सा करने से लेकर, बर्दाश्त करने से लेकर, रिएक्ट करने से लेकर, एक्सेप्ट करने से लेकर, खुश होने से लेकर, इच एंड एवरीथिंग। ये जितने हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जितने हमारे ओवरव्यूज हैं, जितने हमारे अंदाज है, ये तमाम अंदाज जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑपरेट हो रहे हैं। और इसको स्टेबल करना, इसको जो है वो जहनी तौर पर स्टेबल रखना, और इसके रिएक्शंस पे डिपेंड होता है हमारी रिएक्शन। तो ये मेंटली जितना हेल्दी होगा, ये जितना जो है वो काबू में होगा, इंशाल्लाह अल करीम चीज़ें मैनेज करना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। स्ट्रेस को अवॉइड करना, यानी स्ट्रेस को कंट्रोल करना और स्ट्रेस नहीं लेना, ये कैसा होगा मुमकिन? अगर मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो स्ट्रेस को अवॉइड करना ज़रूरी है। और स्ट्रेस अब जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना अनकंफर्टेबल इंसान फील करता है। मिसाल के तौर पे अगर कुछ इंसिडेंस हो जाता है, जब उसको स्ट्रेस ले लेता है तो उसको घबराहट शुरू हो जाती है और फिर वो अनईजी फीलिंग उसको आती है। तो स्ट्रेस को किस अंदाज से कंट्रोल किया जाए? कि आजकल जो है ना आरिफ भाई, स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब खासकर नौजवानों में भी ज़्यादा पाया जा रहा है। आजकल लोग बोलते हैं भाई मुझे बहुत स्ट्रेस हो चुका है, बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ मैं। तो ये भी नौजवान में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है लोगों के। ऐसा ही है असल में। अगर आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाए ना, तो शायद ये वर्ड्स हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं जी थे। बिल्कुल नहीं सुना मैं अपनी स्कूल लाइफ की बात करूं तो शायद मैंने तो कभी एंजाइटी भी नहीं सुना था, ना मैंने कभी डिप्रेशन का नाम सुना था, ना ही कभी इस तरह के वर्ड सुने थे। हालांकि पढ़ा तो मैंने यानी बचपन में ही है ये नर्वस सिस्टम के बारे में। मैंने शायद 10th, मुझे 10th का याद आता है कि 10th में ये बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, ब्रेन वगैरह के बारे में जब बताया जाता है, ह्यूमन ब्रेन जब पढ़ाया जाता है। तो इनफैक्ट अब तो 9th में ही आ चुका है ये सिलेबस। तो अल मुख्तसर ये कि सबसे पहले तो स्ट्रेस, फिर उन्होंने कहा डिप्रेशन, फिर एंजाइटी। एक जो बंदा है ना जिसको आप जिसने बोला कि मुझे स्ट्रेस है, उसको पूछ लो भाई स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, शायद वो बता भी नहीं पाएगा। उससे पूछ लो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, तो वो मीनिंग भी नहीं बता पाएगा। पर चूंकि सोशल मीडिया पे कहीं चल रहा है, कहीं उसने देखा है, असल में उसे बीमारी कुछ और है, उसे बीमारी कुछ और है, उसे तकलीफ कुछ और है, वो वक्ती तौर पे परेशान है। उसने अपनी परेशानी को इतना बड़ा सोच लिया है, इतना बड़ा सोच लिया है कि अब वो फील कर रहा है कि भाई एंजाइटी हो गई है मुझे। एंजाइटी क्या एंजाइटी है, अब उसको ये भी नहीं पता कि भाई सोशल एंजाइटी है या कम्युनिकेशनल एंजाइटी है। इसकी भी अलग अलग टाइप है कि भाई अब यानी ज़ाहिर इस पे जाएंगे तो एक पूरा शायद एंजाइटी पे हम एक पूरा प्रोग्राम कर लें। पर ज़ाहिर टॉपिक हमारा मेंटल हेल्थ है, तो मैं इसको थोड़ा सा समिट की तरफ आता हूँ और मैं कुछ जो है ना ईजी चीज़ बताता हूँ इम्प्रूव्ड मूड के बारे में, कि अपने मूड को किस तरह से इम्प्रूव करें और किस तरह से आप चीज़ों को जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये बहुत ज़्यादा महसूस करने की सलाहियत रखता है। और जब इंसान किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एहसास कर रहा होता है, कई बार जो है ना
आप और मैं बोल के निकल जाते हैं और हमको लगता है यार ये तो बहुत कैजुअल सी गुफ्तगू थी, इसको जी, इतना नहीं लेना चाहिए था, बहुत ये आम लोगों को बोली जा रही है, लेकिन सामने वाले ने उसको दिल पे ले लिया, जी उस पर सोच रहा है मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं इस तरीके का नहीं हूँ यार मुझे। अरे अगर आपको बात नहीं समझ में आई और आपको लगता है कि यार ये बात दुरुस्त नहीं थी और ये चीज़ मेरे मिजाज में नहीं है, तो मैं अपने आप को, अपने जहन व दिमाग को परेशान करने के बजाय मैं हाथों हाथ क्लियर कर दूं कि नहीं बार आपने ये जो बोला ना, मुझे ऐसा लगता है ये नहीं यही है और आप मुझे जो है वो ये समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा। किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट होगा? यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा मूड का। जो मूड आपका एक लफ्ज़ पर ख़राब हो गया था, अब वो जब अपनी वो वजाहत देगा कि भाई मेरी इंटेंशन इस जुमले के पीछे ये नहीं ये थी, तो आपका मूड खुद ब खुद जो है वो साइकिल होगा, चेंज होगा और वो खुद ब खुद जो ऑटोमेटिक नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा मामला। प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत प्यारी बात जो है वो हाजी इमरान साहब की मुझे याद आती है कि गलत फहमी है तो दूर कर लो और गलती है तो माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने में इतना बड़ा सब्र है ना, इतना बड़ा सब्र है और बंदा इतना हल्का हो जाता है ना। और प्रॉब्लम ये है कि इंसान का ईगो इतना ऊपर आ चुका है ना कि आज इंसान के लिए सबसे टफ काम लगता है माफ़ी मांगना, जबकि एक वर्ड है सॉरी, जो कि कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप ज़हनी तौर पे भी सुकून पालोगे, लेकिन नहीं उस चीज़ में क्या मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्या मेरी वाकई गलती थी, नहीं उसने ये किया तो उसकी गलती थी। सोचो में ख्यालात में भाई आपकी गलती है, कोई मसला नहीं ना, आप माफ़ी मांग लो, क्या गलती मसला? नहीं करके भी माफी मांगना ये कैसा? मैं उसी तरफ ला रहा था कि यार ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, एक वर्ड है सॉरी और उससे वजन ही क्या आ जाएगा, मतलब ना आपके कारोबार में कोई नुकसान हुआ है, बल्कि जो माफ़ी मांगता है अल्लाह करीम उसकी इज्जतें बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। और इस नीयत से कि सामने वाले के दिल में खुशी दाखिल हो, सामने वाला अच्छा महसूस करे, मांग ले यार माफ़ी, कोई मसला नहीं है। अब हुआ ये है कि मूड इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो बात बोल दी। ये तो हमने एक बात की कि जब किसी की बात बुरी लग जाती है और बंदा जो है ना मूड इम्प्रूव नहीं कर पाता। इसमें दूसरी चीज़ मैं कनेक्ट करता हूँ कि इंसान का खाली खाली का ख्यालात में परेशान हो, ओवर थिंकिंग करना। और ओवर थिंकिंग ये ऐसा मर्ज है कि बिलखुसूस स्टूडेंट्स और बिलउमूम वो फैमिली मैन जिसके ऊपर जिसकी इनकम कम और जो है वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, वो ओवर थिंकिंग का ज़रूर शिकार होता है। अब उसको भी पता है कि उसकी जो ओवर थिंकिंग है उसकी वजह से मसला हल नहीं होना। यानी अगर वो ओवर थिंकिंग करेगा तो ऐसा नहीं कि उसकी इनकम बढ़ जाएगी और एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट है, मतलब चाह के भी नहीं होना। अब ओवर थिंकिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वो जहनी तौर पे परेशान हो रहा है, सर भी दुख रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, दिगर डिसीजेस भी आ रही है, और अब यहाँ से वो बिल्कुल जो है वो अनकॉन्शियस होता चला जा रहा है, चीज़ों में बेहिसी आती चली जा रही है, बेरगबती आती चली जा रही है, लोगों से मिलना मिलाप करना अच्छा नहीं लग रहा है, सोशल यानी उसकी सोशल हेल्थ में भी इससे फ़र्क पड़ रहा है। लोगों से मुलाकातें करता है तो सिर्फ सलाम करके निकल गया या हेलो हाय करके निकल गया, इन मानों में कि वो बस सलाम दुआ खैर खैरियत जाना और निकल गया, भाई बात नहीं की, लगता परेशान हो गए, आदमी को फ़ौरन परेशान हो गए। सो भाई ओवर थिंकिंग से जो आप बाहर आए, अब उसके ओवर थिंकिंग से बाहर आने का एक तरीका, बहुत आसान तरीका ये है कि आप ये सोचें कि भाई मैं जिस चीज़ से ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ इसकी जगह अगर मैं इस के प्रॉब्लम की के सॉल्यूशन पे सोचूं तो ज़ाहिर है मैं कुछ ना कुछ बाहर आ सकता हूँ। जैसे एक बंदे की इनकम है 15,000 और उसका घर का खर्चा है 18,000, अब उसको ये जो 3,000 रुपये का जो गैप है ना, इसको कवर करने पे सोचना है। तो वो ये सोच सकता है कि भाई मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिसकी वजह से मुझे कुछ अच्छा रिटर्न आ जाए। ये इसके लिए वो लोगों से जो है अच्छे, जैसे टैक्स को लेकर कुछ मसला है तो टैक्स कंसल्टेंट से जो है वो रब्ता किया जाता है। इसी तरह से करियर को लेकर प्रॉब्लम है तो करियर काउंसलर्स अवेलेबल है। इसी तरह से ऐसे साइकाट्रिस्ट अवेलेबल है, ऐसे माहिरीन नफ्सियात अवेलेबल है जो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि दोस्त ही सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगा, पड़ोसी ही सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगा? आपकी जो बीमारी है उसका इलाज के लिए एक डॉक्टर मौजूद है, लेकिन होता ये कि कई बार गलत लोगों से गलत तरीके के मशवरे लेने की वजह से भी बंदे का स्ट्रेस बढ़ जाता है जी। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर मूड। आप सबसे पहले तो स्ट्रेस में नहीं आए और उसके सॉल्यूशन की तरफ गौर करते रहे। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि आदमी सॉल्यूशन की तरफ जा ही नहीं पाता, प्रॉब्लम को इतना सोच लेता है कि उसको लगता है कि ये इतनी सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी लग रही है। अब वो प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएगा, क्यों नहीं आ सकता, उसका रीज़न ही है कि उसने सॉल्यूशन पे नहीं गौर किया और उसने प्रॉब्लम इतनी सी सोचा अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब इसका सॉल्यूशन क्या? तो सॉल्यूशन ये है कि भाई आपने जो प्रॉब्लम को सोचना शुरू किया ना, आपको पता चल गया भाई 3,000 का तो फ़र्क है, अभी 3,000 के सॉल्यूशन पे आप जो है ना गौर करना शुरू करेंगे। भाई मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं कहीं जो है वो एक साइड बाय साइड बिजनेस चला सकता हूँ या किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उसको बिजनेस स्टैंड करके दे सकता हूँ, तो ताकि वो जो भी आया वो इक्विटी या शेयर मुझे मिले और उसकी वजह से जो भी शरीयत जिस तरह से इजाज़त देती है, शरई मामलात को गौर करते हुए बंदा आगे बढ़ सकता है। मैं आप लोगों को भी और नाजरीन को भी ये समझाना की कोशिश करता हूँ कि अमूमन होता ये है कि सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा देर तक बातें होती है,
प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा देर डिस्कशन होता है, प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा देर तक मामला चल रहे होते हैं। तो जब तक प्रॉब्लम को सोचा जाएगा तो आपके जहन में सॉल्यूशन नहीं आएगा। जैसे ही आप सॉल्यूशन पे सोचते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सॉल्यूशन पे सोचने की बरकत से ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन नज़र आने लगता है। तो प्रॉब्लम सोचोगे तो प्रॉब्लम दिखेगी, सॉल्यूशन सोचोगे तो सॉल्यूशन दिखेगा। तो कभी भी प्रॉब्लम की जगह हल की तरफ तवज्जो दें, इंशाल्लाह स्ट्रेस भी कम होगा, एंजाइटी भी कम होगा और आप चीज़ें से बहुत जल्दी जो है वो आउटकम कर लोगे। आरिफ भाई, कभी कभार प्रॉब्लम ना वाकई में कॉम्प्लेक्स होती है, वो टाइम पे क्या किया जाए? क्या किया जाए? असल में मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं ना कोशिश करता हूं कि खुद को खुश रखूं। और मैं जो है वो जब भी थोड़ा इस तरह से, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे बेस्ट होता है, जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, कि थोड़ा सा जो है ना वो अम्मी की खिदमत में बैठे आप, सुभान अल्लाह। अम्मी के साथ बैठें, अब्बा के साथ बैठें और कुछ भी नहीं करें, बात भी नहीं करें, आप सिर्फ बैठें और जो है ना वो यूं ही जो है ना वो चीज़ों पे बात करें, घर के मामलात को लेके। अम्मी से पूछे कैसे अम्मी, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, प्रॉब्लम से आउटकम करने के बहुत आसान तरीका ये है कि अपने से बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचें। तो आपको लगेगा यार मेरी प्रॉब्लम बड़ी छोटी है, आपको आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी लग रही है इसी वजह से कि आपको लगता है कि दूसरे का प्रॉब्लम ही नहीं, सारे प्रॉब्लम मेरे साथ है। आप जो अम्मी के साथ बैठेंगे और अम्मी को पूछेंगे कि सेहत वगैरह बढ़िया है, अगर अम्मी की कुछ उम्र हो गई है तो एक एज का जो क्राइटेरिया है जिसकी वजह से जब बोन्स में तकलीफ होती है, सारी चीज़ें, अल्लाह सबके वालिदैन को जो है वो सेहत हो, आमीन। तंदुरुस्ती अता फरमाए अल्लाह करीम। नाजरीन के भी घर वालों को खूब सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो हमें देख रहे हैं और जो यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे स्टूडियो में स्टाफ मौजूद है, सबको अल्लाह जो है वो खैर बरकत नसीब आमीन, फरमाए, आमीन। सबके वालिदैन को सेहत और सलामती अता फरमाए। मैं एक ह्यूमन की एज क्राइटेरिया पे बात कर रहा हूँ कि अब अम्मी से पूछेंगे तो अम्मी कहेंगे ना घुटने में दर्द हो रहा है, तो लाइए अम्मी पैर को जो है वो दबा देता हूँ या पैर की मालिश करें तो कर देता हूँ। जब आप करेंगे तो उस वक्त अम्मी की कुछ वो जो वर्ड्स होंगे ना वो गोल्डन वर्ड्स होंगे। या अब्बू की इस तरह से खिदमत की जाए, अब्बू के पैर दबाए जाएं, या अब्बू की जो है ना सर पे मालिश की जाए, अब्बू आज जो है वो आपकी सर की मालिश करता हूँ, आज जो है वो ये फुला फुला ठंडा तेल है ये लगाता हूँ, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जब आप वो करेंगे ना तो थोड़ी देर से आप उस प्रॉब्लम के फेस से बाहर आ जाएंगे और आप अब्बू के साथ जो है चीज़ें शेयर करेंगे। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि जब दो लोग बैठते हैं ना तो आपस में कुछ तबादला ख्याल होता है। तो जब आप सुनेंगे ना तो कई बार अब्बू या अम्मी की बातें ही जो है ना आपके प्रॉब्लम को दूर कर देगी। माशाअल्लाह। ये बेसिक जो है ना वो क्या बोलते हैं देसी नुस्खा है अपने स्ट्रेस को, अपने आप को जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकालने का। यानी आप इस तरफ भी इशारा करना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर चाहिए तो नेकी की तरफ आ जाए, वालिदैन की खिदमत की तरफ आ जाए, नेकी वाले काम करने में मशगूल हो जाए, तो हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम हो और नेकियों की बरकत से, जी। नेक कामों की बरकत से हल हो जाए। भी मैं आने से पहले भी रिसर्च इसमें पढ़ रहा था, तो बताया जाता है कि इस्लाम में सदका देने से भी जो है ना एक चैरिटी जो हम करते हैं, इस्लाम में एक इसका हुस्न दिया गया है, तो इससे भी एक दिल में एक सुकून, उससे भी एक तरह से जो है एक स्ट्रेस दूर होता है। जी तो मैं नाज़रीन से भी गुजारिश करूंगा, व्यूअर से भी, कि आप भी हो सके तो रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका निकाल कर जाए, अपने घर में सदका बॉक्स रख लें। आप जब इसको अमली प्रैक्टिकल तौर पर करेंगे ना तो आप देखिए कि जहनी सुकून और कल्ब में इतना मुतमईन आप महसूस करेंगे ना कि आप फिर फीडबैक अपना हमें ज़रूर दीजिएगा इसके बारे में। बेसिकली ऐसा ही होता है। मैं आपको बताऊं, मुझे जब हमारा ये गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग हो रही थी, जी। तो हमारे इस डिपार्टमेंट के जो रुकने हिंद मुशावरत है तो हाजी यूसुफ साहब, तो वो एक जुमला उन्होंने कहा था, बहुत प्यारा जुमला था वो। उन्होंने कहा था कि किसी से कहना कि मेरे लिए दुआ कर दो, और एक होता है कि सामने वाले के दिल से दुआ निकलती है। सुभान ये दोनों में फ़र्क है। अब जैसे मुझे पानी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैं आया और मुझे पानी चाहिए, कोई किसी ने मुझे पानी ला के दिया, तो अब मैं जब यानी एक होता है कि वो उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए, तो मैं दुआ कर ही दूंगा। लेकिन अब उन्होंने ला के पानी दिया और मैंने पानी पिया और मुझे जो राहत मिला, और फिर मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह आपको जो मक्के में जमजम पिलाए, तो ये मेरे दिल से निकला ना। इसी तरह से जब आप चैरिटी करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक सुकून मिलता है जी। और वो आपके दिमाग में घूम रहा होता है, यार फुला का भला कर दिया, इसके साथ जो है खैर ख्वाही कर दी। कोलाबा पे हम गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के तहत, या बॉम्बे में का जो कोना है कोलाबा, वहाँ पर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जी। तो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान एक शख्स ऐसा मिला जिसने बताया कि मैं तकरीबन 4 साल से बेघर हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मैं यहाँ यहीं रहता हूँ फुटपाथ पे, और मेरे पास 3 जोड़ी कपड़े हैं, 2 एक क्लीनिंग में होता है, एक मैं जो है वो यहाँ जहाँ मैं चेंज करता हूँ, ये जो लॉन्ड्री है, और उसके बाजू में जो है एक पूरा एक इमारत है, उस इमारत में जो है वो क्लीनिंग, कपड़े धोना और इस तरह से पूरी वो एक बिल्डिंग है सुविधा नाम की। तो वहाँ पे सुविधा यानी आसानियों के नाम पर मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ फ्रेश होता हूँ, फिर अपने कारोबार पे जाता हूँ, कारोबार करके आता हूँ, खाना खाता हूँ और यहाँ पर आके फुटपाथ पे ही सोता हूँ।
और वो बताते हैं कि इतना ही कमाता हूँ कि सर्वाइव कर लूँ और घर भेज लूँ, यहाँ पे रहने के लिए मेरे पास यानी ब्लैंकेट की भी अवेलेबिलिटी कोई नहीं है। तो हमने जब उसको ब्लैंकेट दिया, अच्छा ये हमने कुछ पूछा नहीं उससे, वो खुद बताने लगा। अभी आपने जो ब्लैंकेट दिया ना, मैं क्योंकि ठंडी बड़ी थी कुछ, क्योंकि वो समंदर का किनारा है, तो बोले मेरा ऐसा दिल हो रहा था कि यार आजकल में ना सैलरी आती है तो मैं ब्लैंकेट ले लूँगा, और आपने भी जाके जब जस्ट मुझे ब्लैंकेट दिया ना, तो ऐसा हो रहा है कि खुदा तुम्हारा भला कर दे, तुम्हारे जो है वो परेशानियां दूर कर दे। और फिर उसके वो अपनी कैफियत बन गई, इमोशनल हो गया वो। तो कई बार दूसरे, जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं, आपकी वजह से लोगों के दिल में खुशी दाखिल होती है, तो वो खुशी की वजह से भी जो है वो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है, सही। और वो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस जो है ना वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको लगता है यार चलो अपना तो कोई नहीं, पर दूसरों का भला करने में मैं कामयाब हो गया। तो थोड़ी देर के लिए आप चीज़ों से जो है वो कम आउट होते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि नाजरीन को कि कोशिश करें कि कभी अम्मी अब्बा के साथ जो है वो कुछ यूनिक सलूक कर लें, कुछ अच्छा फेवर कर रहे हैं अम्मी अब्बा को, अम्मी की पसंद की कोई डिश ही ला दें, अब्बू की पसंद का कोई फ्रूट ही ला दें, छोटी बहन या छोटे भाई या बड़े बहन या बड़े भाई के क्योंकि फेवरेट जो है उनके लिए गिफ्ट ला दें। ये अच्छा, ये कोई डेज भी नहीं करें कि फादर्स डे है, मदर्स डे, ये डेज के अलावा करें, ओकेजन के अलावा करें। इंशाअल्लाह करीम भाई बहन अम्मी अब्बा या घर के किसी और मेंबर की खुशी पर जब वो खुश होंगे और आपको दुआएं देंगे तो आपको एक अलग खुशी होगी, और वो खुशी इंशाअल्लाह करीम आपके स्ट्रेस, आपके एंजाइटी, आपके डिप्रेशन को इंशाल्लाह बहुत आसानी से जो है वो दूर कर देगी इंशाअल्लाह करीम। कि माशाल्लाह आरिफ भाई, आप जैसे कि बता रहे ना, इस्लाम में ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करने के बारे में माशाल्लाह है, काफी सुभान अल्लाह, जहन दिया गया है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, फिर बंदों का भी शुक्र अदा करें, तो इसमें भी काफी सुकून मिलता है जब हम किसी को थैंक यू कहते हैं। तो एक होता है कि ना कि जहन में, दिल में होता है कि मैंने इतना काम कर दिया यार, मुझे कुछ बोला भी नहीं इसने। इंसान को फील होता है कि हाँ। एटलीस्ट मुझे तो कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए था। हाँ, ये एक कैसा फील होता है कि मैंने ये काम किया यार, मुझे वैसा फील होना नहीं चाहिए। आप काम करें, अगर कोई दीनी काम करे तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना ह्यूमन है। नेचर और बाय डिफॉल्ट वाली जी। कंडीशन पे बात करते लेकिन हैं। अगर आप शुक्र अदा करेंगे तो एक बाय डिफॉल्ट एक चीज हो जाती है कि दिल में उसको खुशी दाखिल होती है। एक ये खुशी दाखिल करने का एक जरिया ये भी है। और एक मैंने रिवायत भी पढ़ी थी कि जब वालिदैन की खिदमत के बारे में आप कह रहे हैं, तो रिवायत पढ़ी कि अगर वालिदा को, वालिदैन को अगर कोई एक मोहब्बत भरी निगाह से देखे तो उसे हज मबरूर का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए लोग पैसा खर्च करके जाते हैं, वो भी है, फर्ज है तो वो करना है, लेकिन जो गरीब है, जो हज नहीं कर सकते, नाजरीन अपने वालिदैन को मोहब्बत की नज़र से देखें, प्यार भरी नज़र से देखें और हज मबरूर का सवाब कमाएं। ये तो यूं समझे ना कि ऐसा काम है कि बंदा रोज हज की जो है वो सवाब कमाए, रोज बरकतें पाए। और जाहिर है जब भी कोई फैमिली मेंबर, क्योंकि दुनिया है और एक ना एक दिन सभी को जाना है, तो ये उस वक्त फील होता है कि काश वो माँ बाप के रहते हुए, भाई बहनों के रहते हुए या फैमिली के इस मेंबर के रहते हुए मैंने इसका कदर किया होता, इसकी रिस्पेक्ट कर ली होती। तो और उसकी वजह से जो है मुझे जो सवाब मिलता और इनके साथ जो मेरा अपनापन था। वरना कई बार ये भी होता है कि किसी एक फ़र्द की कमी की वजह से भी बंदा जो है वो इस तरह की जो है वो चीज़ों का शिकार हो जाता है। और असल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमोशनली स्टेबल होना। जी। जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, ये बंदे की अगर डिस्टर्ब हो गई तो वो नहीं समझ पाता। एक बहुत बड़ा गैप है सिंपैथी और एम्पैथी में। अब बहुत सारे लोग सिंपैथी तो समझते होंगे, शायद एम्पैथी तो पता भी नहीं होगा ये कैसा है। असल में सिंपैथी के साथ ही एम्पैथी भी है। सिंपैथी कहते हैं किसी को तकलीफ में देख के इमोशनल हो जाने पर, उसके लिए फिक्र करने पर, उसके लिए सोचने पर और उसके साथ उस दुख में शरीक होने को कहते हैं सिंपैथी करना, सिंपैथी देना। लेकिन एम्पैथी इससे थोड़ी सी यूनिक है। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप उसके दुख में शरीक तो हो, लेकिन अगर वो अपने हालात की वजह से इस तरह से है तो अब उससे सीख ली जाए या उसे समझाया जाए कि तुम्हारे हालात को बेहतर करो। ये ना हो कि उसके हालात में हम खुद शरीक हों और उसको उस चीज़ पर अप्रिशिएट किया जाए या इस पर उसको जो है वो दुख दिया जाए, कंडोलेंस दिया जाए कि आपके या उसकी ताज़ियत की जाए। ये वो मकाम नहीं होता। एम्पैथी वो मकाम होता है कि उसको उस दुख से बाहर निकाला जाए और उसके साथ उस दुख में शरीक ज़रूर होंगे, लेकिन उसको बाहर निकालने का रास्ता दिया जाए। एक होता है कि जो है वो कंधे पे हाथ रखना और एक होता है हाथ थाम लेना। ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। एक हो गया कंधे पे हाथ रखा मतलब दिलासा दिया, और एक होता है हाथ थाम लेना कि नहीं भाई मैं आपके साथ हूँ, आप इस दुख से बाहर आओ। तो ये होता है इमोशनल स्टेबिलिटी, और ये असल में जो होता है मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मैं अगर गम में हूँ, अगर मुझे नईम सर आके कहेंगे कि यार आप दुख में है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप जो है वो गम नहीं करें, तो मेरे लिए कैसे पॉसिबल है कि मैं गम नहीं करूं जबकि मुझ पर गम का वक्त गुजर रहा है। लेकिन अगर ये कह देना कि नईम सर का कि मैं आपके साथ हूं, आप टेंशन नहीं लें,
आपके इस मामले में मैं आपके साथ हूँ, आप बेफिक्र रहें, इस प्रॉब्लम को इंशाल्लाह अपने दोनों साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो मुझे एक हिम्मत मिलेगी जी कि आई हैव समवन हु इज गोना compete दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज और दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स विथ मी। इस तरह के इम्तिहान में मेरे साथ एक बंदा है जो इसको कंप्लीट करना चाह रहा है, जो मेरे साथ जो है वो स्टैंड बाय में है, जो मुझे पूरा पुश कर रहा है। तो इंसान को ऐसे भी हौसला मिलता है। तो अब जब इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आती बंदे में, तो ऐसी सूरत में भी जहन व दिमाग परेशान होते हैं और फिर दिमाग में ये जो है ना चीज़ें गड़नी शुरू हो जाती है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। और फिर यहाँ से जो हारने वाले जो मामलात है ना, वो यहाँ से बजाए गए। फिर वो बंदा अपने आप को लूज़र जो तस्लीम करता है, अपने आप को जो कमज़ोर मानना शुरू करता है, वो असल में यहीं से शुरू करता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरा कोई जो है वो खैरख्वाह नहीं है। हेल्पलेस यस, ऐसा ही है। और वो बिल्कुल जो है अपने आप को यानी संभाल नहीं पाता। तो ऐसे टाइम पे उसको एम्पैथी देनी होती है, सिंपैथी नहीं देनी होती कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप यूं नहीं यूं चलें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए रास्ते बना के दे सकता हूँ, मैं क्या बेहतर हो सकता है इस तरफ मैं आपको अप्रोच करवा सकता हूँ। गाइडेंस करना। यस, गाइडेंस के साथ साथ उसके साथ स्टैंड लेना पड़ेगा, उसको आपका एग्जिस्टेंस उसकी लाइफ में ये बताना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो भी फिर जो है वो इमोशनली स्टेबल होता चला जाएगा। कई बार इमोशनली स्टेबल नहीं होने का रीज़न भी एक ही होता है। एक तो ये था कि हाँ, किसी ने हमको जाके आके सहारा दिया। एक अपने आप को इमोशनली इतना स्टेबल खुद कर लेना कि जब भी मैं गम में आऊँ तो मैं गम के अंदर बिल्कुल जो है वो एकदम यूं के डाउन ना हो जाऊं, मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो जाऊं, मैं उससे बाहर आने की तदाबीरें खुद प्लान करूं। जैसे अल्लाह ना करे आज हम जो चीज़ें जो सुनते ही है फेलियर्स को लेके कि फुला शख्स था जो है वो यहाँ फेल था लेकिन आज इस महाज पे कामयाब है, यहाँ पर फेल हुआ यहाँ कामयाब है, वहाँ फेल हुआ यहाँ वहाँ कामयाब है। तो कई बार जो है वो फेलियर का जो है फियर है ना, ये बहुत जो है वो बंदे को तोड़ देता है। कई बार रिजल्ट में जैसे स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल इनके साथ ये होता है कि जब ये 10th या 12th या मैट्रिक के जो भी इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको हम बोर्ड एग्ज़ाम्स कहते हैं, इनमें जब उनको मार्क्स या तो कम आ जाए या तो वो फेल हो जाए, तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा वो इमोशनली जो है वो बिल्कुल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और ऐसी सूरत में फिर वो गलत कदम उठाते हैं। तो ये तो होता तभी जब वो अपने आप को इमोशनली स्टेबल नहीं करते और जो वो अपने आप को दूसरा जो है ना वो यानी यूं कह के उसको दूसरा मौका नहीं देते। अब बंदे को चाहिए था कि वो अपने आप को दूसरा मौका दे और दूसरा मौका देने के बाद फिर वो कोशिश करे। फेलियर इज नॉट द एंड। यस, एग्जैक्टली। और जो आपने कहा ना कि फेलियर इज नॉट एंड, इसी तरह से सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। आपके लिए आपको लग रहा है कि चीज़ जो खत्म हो गई सारी चीज़ें, पर एट द एंड आप अगर जीते और चीज़ें बेहतर कर सकते थे। कई बार आपका पहला फेलियर आपकी बड़ी बड़ी कामयाबियों का जरिया बन सकता है जी। लेकिन आपने खुद को इमोशनली इतना डाउन कर लिया है, अपने आप को इतना परेशान कर दिया है और अब मेंटली अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हो, खुद को मेंटली थका लिया है। मेरे को कई जैसे स्टूडेंट्स भी जो है, मैं जब कॉलेज में टीचिंग कर रहा था तो उस टाइम भी जो है वो मुझे आके स्टूडेंट्स कहते थे कि वो यूनिट टेस्ट का जो है पहला यूनिट टेस्ट हुआ, उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद मैं बहुत देर तक रोया, मैं चाह के भी नहीं रुक पाया। तो मैंने कहा रोना तो वैसे भी अच्छी बात है, लेकिन अगर इस वजह से ही सिर्फ रोए तो थोड़ा टेंशन वाली बात है। रोते रहना चाहिए, वो तो अपनी जगह है कि इंसान जब रोता है तो अंदर से चीज़ें खाली होती है, हल्का महसूस करता है, उस पर एक अलग डिस्कशन हो सकती है। लेकिन इसलिए ही रोना और रोने के बाद भी अगर वो दुख बाकी रह जाए आप में तो फिर ये बहुत जो है वो टेंशन वाली बात है। दैट्स वाई देखिए, रोना से इनकार नहीं है, बंदा रोए जब उसको रोना महसूस हो तो बिल्कुल रोए, और खुशी में भी रोए, गम में भी रोए। रोना तो ऐसे भी जो है वो अच्छा ही है, लेकिन रोने के बाद भी अगर वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है और रोने के बाद भी उस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर आप यूँ समझे कि हर बार आप उसी प्रॉब्लम के लिए रोते रहोगे। और अब जो है आपका दिल, आपका दिमाग बिल्कुल आपका ये जो दिमाग का बिल्कुल दरमियान में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बॉडी के बहुत सारे नंबर ऑफ चेंजेस का जो है वो रीज़न है, वो डिस्टर्ब होता है। और यहाँ पर जो है ना वो मिड ऑफ द ब्रेन पे जो है ना वो एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ से होती है। बंदा दिखने में बड़ा हेल्दी होता है, बहुत है, लेकिन जहनी तौर पे बीमार होता है। तो आज जो हमने ये टॉपिक लिया है जहनी सेहत, उस जहनी सेहत लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न ही ये था कि बंदा जो है वो मेंटली हेल्दी रहे और मेंटली खुद को स्टेबल रखे। हम ये नहीं कहते कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बल्कि प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। प्रॉब्लम ये हमारी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन हमें चाहिए कि इस तरह से प्रॉब्लम से आउटकम करें और खुद को बाहर निकलने की तदाबीरें सोचें, खुद को बाहर निकालने के लिए प्लानिंग्स करें, ताकि आप इस प्रॉब्लम से जूझते हुए कामयाब तरीन हो और आपकी मेंटल हेल्थ भी इसमें डिस्टर्ब
बिल्कुल ना हो। प्रॉब्लम्स को बार बार सोचते रहना और प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं करना, इससे जो मेंटल हेल्थ को बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके दिमाग में प्रॉब्लम्स चलती रहती है, तो वो सही से दूसरों को रिप्लाई भी नहीं कर पाता। गुस्सा होता है, चिड़चिड़ा और होता है। हाँ, और वो जो है फिर वो छोटी सी बात जो बहुत आसान थी रिप्लाई करने के लिए, वो उसका हार्श रिप्लाई देता है और वो सामने वालों को जो है मतलब बुरे तरीके से ट्रीट करता है। ये इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। अमूमन ऑफिस का माहौल तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब यानी रुकरा साहब भाई तो ऑफिस ही को देख रहे होते हैं, ऑफिस में होते हैं। इस तरह का कभी आपके साथ हुआ है कि ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको अचानक से गुस्सा आ गया या कुछ? हाँ, जब हम लीव अप्लाई करते हैं और लीव में बोल देते हैं नहीं तुम्हारी लीव कैंसिल हो चुकी है, या वर्क कर रहे हैं, वर्क करते करते ब्रेक एक्सटेंड हो गया या कुछ हो गया, तो उसमें जो ऊपर से प्रेशर पड़ता है तब उस वक्त गुस्सा थोड़ा यानी आ जाता एक है काम का प्रेशर, जी। दूसरा है कि मेरी मर्जी या हाँ। मेरी चाहत की मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी ना होने की वजह से। जब हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे मैनेजमेंट टीम से या लीड से वो हमें नहीं मिल पाता है, उस वक्त गुस्सा आता है। चले इसके सॉल्यूशन की तरफ भी आते हैं। आपकी तरफ आने का एक रीजन ये भी था कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए कि जो आप पूछ रहे हो वो ऐसा होता है। देखिए कई बार होता है कि इंसान जब ये चाहता है कि उसकी मर्जी की चीज़ें हों और वो जब उसकी मर्जी की चीज़ें नहीं हो पाती है तो उसके साथ ऐसा होता ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है और ये बहुत ज़रूरी भी है, एंगर मैनेजमेंट। कोई भी शख्स अगर ये कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता तो यकीन करें वो झूठ बोलता है, क्योंकि एज अ ह्यूमन गुस्सा तो आएगा ही और ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है कि इंसान को अच्छा भी लगेगा, इंसान मुस्कुराएगा भी, इंसान खुश भी होगा, गुस्सा भी करेगा, अच्छा भी रिएक्ट करेगा। अब ये गुस्से को मैनेज कैसे करना है? तो गुस्से को मैनेज ऐसा करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी इनकी बात को मैं कनेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। लीव अप्लाई की, लीव जो है वो अप्रूव नहीं हुई। अब मेरे पास एक ऑप्शन ज़रूर है कि मैं एक बार बात करके अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करूं कि सर मेरी ये घर की जो है अहम मसरूफियात है जिसकी वजह से मैं अपना लीव जो है मैंने अप्रूवल के लिए जो है वो सेंक्शन की थी, डाली थी कि मुझे जो है वो लीव अप्रूव हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बात करेंगे ना तो बात करने से ये होगा कि आपको आपकी लीव की प्रायोरिटी यानी आपकी लीव ज़रूरी है या ऑफिस का वर्क ज़रूरी है, वो जो है वो आपके बॉस या आपके जो भी मुताल्लिका निगरान है वो उस पर रहनुमाई कर देंगे। अरे भाई, ये आप जो फरमा रहे हैं ना, मैंने जो अर्ज किया था लीव के बारे में, लीव डाली, लीव अप्रूव हो गई, इसी मेरा नहीं है, मैंने ऑफिस का और भी हाँ, माहौल देखा मैंने हुआ इसलिए है, आपके तवज्जुह से वो वरना कुछ- मेरे भी ऑफिस कलीग वगैरह दिखेंगे तो वो मेरे पे ना ले लें। इस वजह से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने आपके सिलसिले की दावत मेरे ऑफिस कलीग्स को भी दी है, माशाल्लाह वो भी देख रहे, तारीफ कर रहे हैं। तो वो ये था कि लीव और सबका भी मैं लेकर अर्ज कर रहा हूँ कि लीव अप्लाई करते हैं, उसके बाद मैं भी इसमें शामिल। अप्लाई की, अप्रूव हो गई, बाद में किसी मैनेजमेंट या लॉगिन जो शॉर्ट टाइम होता है या लॉगिन आवर्स जो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जो मेट करना है टाइमिंग वगैरह, उस वजह से फिर लीव कि कोई अर्जेंट किसी की छुट्टी हो गई, किसी ने एसएल ले लिया, यूपीएल ले लिया, प्रॉब्लम की वजह से अब जिसकी लीव थी उसको फिर अप्रूव लीव को कैंसिल होना थोड़ा वो दिल पर भारी पड़ता है, गुस्सा भी आता है इस वजह से। चलो इसको बहुत आसान करते हैं, इसको आसान यूँ करते हैं कि आपने काम बहुत नुमाया किया, जी, आपने काम बहुत नुमाया किया, पूरे ऑफिस में शोर है कि रुखरा साहब भाई ने बहुत यूनिक काम कर दिया और इस पर रुखरा साहब भाई को तोहफा मिला और पूरे ऑफिस के सामने रुखरा साहब भाई को अप्रिशिएट किया गया, कैसा लगेगा? या मैं हवा में हूँ ऐसा हो जाएगा। असल में यही है। जी, जब भी ऐसा कुछ हो कि आपको लगे कि ये होना चाहिए था, इसकी जगह मुझे काम करने का मौका मिला है, यानी हो सकता है यानी ये ऑफ पर मुझे मिल जाना चाहिए था, ऑफ जाने के उसकी जगह मुझे काम करने का मौका मिल गया। इसी तरह से जो है वो मेरी लीव अप्रूव होने चाहिए थे लेकिन दूसरी की लीव अप्रूव हो गई, मुझे काम करने का मौका मिला है। तो आप ये समझें कि मैं ये वो टाइम है जब मैं अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकता हूँ और जब बंदा अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद था, ये ऐसा कह सकते हो आप, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद रहा। तो बेसिकली इसका जो एक मोटिव मैं जो निकाल सकता हूँ वो अर्ज कर देता हूँ कि मकसद ये होता है कि आपको एक मौका दिया गया कि आपकी प्रोडक्टिविटी को और बेटर वे में परफॉर्म करो, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको और अच्छे अंदाज एक्सप्लोर करो। देखो लीव तो नहीं मिली आपको, काम तो अब आपको करना है, अब आप इस काम को अपॉर्चुनिटी समझो, सही, आप इस काम को एक मौका समझो कि अब ये मौका है कि मैं बताऊं कि वो आई एम, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में किस तरह की सलाहियत है। अब उस सलाहियतों को अल्लाह पाक के रहमत से, अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक समझ कर आप वहाँ पुटअप करें सही, और बेहतर काम को करके दें।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस काम को कर जाएंगे तो क्या पता आपको कंपनी की तरफ से फैमिली हॉलीडे पैकेज भी मिल जाए। सही बात कर समझ रहे रहे हैं हैं? ये भी होता है कई बार, काम बहुत अच्छा होने की वजह से कंपनी की तरफ से हॉलीडे पैकेज मिल जाते हैं, फैमिली हॉलीडे पैकेज, तो ये भी हो सकता है। तो आप ये समझे कि चलो भाई ये लीव तो गई तो गई। यानी अब एक प्रॉब्लम को आपने उसको ओवरकम करा, और उसको जब ओवरकम किया और पॉजिटिव वे में लिया जी। उसको, और उसके ऊपर फोकस किए, तो ये हमारा मेंटल हेल्थ अगर अच्छी बनी, हमने अब उसको पॉजिटिव वे में लिया, तो जाके वो हमारी कामयाबी का जरिया बन वरना गया। इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे कि अभी मेरी लीव मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, मेरी लीव कैंसिल हुई, मैं बैठ गया, टीएल ऐसा है, मेरा लीड ऐसा है, मैं छुट्टी नहीं दिया, उसको दे दिया, ये फिर नेगेटिव थिंकिंग जहन में बढ़ती जाती है और गीबतें, बदगुमानियाँ ये सब होती है, और फिर बंदा डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इससे बहुत खराब हो जाता है। देखिए दिमाग है इतना सा, जी। इसमें दुनिया भरोगे ना तो ये दिमाग आपका नहीं हो पाएगा। दिमाग में आपको अपने रब को, अपने रब की नेमतों को, अपने रब से मोहब्बत करने वाले नेक बंदों को, अपनी फैमिली को लेके चलें। आप इस दिमाग को जितना आसान करेंगे, जितना सोबर करेंगे, ये कामों को उतना बेहतर जो है बनाएगा। मैंने जो आपको ये एग्जांपल दिया, उसका एग्जांपल देने का बेसिक रीज़न यही था कि हमको अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बनानी है और हमको अपने आप का एक मकाम बनाना है, तो कभी भी अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाएं। अब देखिए, अगर आपको लीव अप्रूव नहीं हो तो उस दिन भी तो आपको काम करना ही है ना। तो अगर आप उसको पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो कई बार पॉजिटिविटी की वजह से, जहनी पॉजिटिविटी की वजह से और मेंटल पॉजिटिविटी की वजह से आप उस काम को बहुत बेहतर करते हैं, और ये वजह होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और यहाँ पर आप जो है वो अपना जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी और बिलखुसूस मेंटल हेल्थ को लेके चल पाते हैं। बल्कि आज के इस पूरे प्रोग्राम में जो हमने डिस्कस किया, उसका मकसद ही ये था कि हम जहनी तौर पे सुकून पाए। नाजरीन, अगर ये जहनी सुकून आप भी चाहते हैं तो अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने जो है वो काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए एक बेहतरीन वक्त का जो है वो तयन करें, एक बेहतरीन वक्त को जो है वो आप फिक्स करें, और उस वक्त में अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, जिसकी वजह से आपका जो है जिस्म भी कम बीमार हो, दिमाग भी कम बीमार हो, बल्कि बीमारी ना हो, सेहत ही सेहत हो, और आप बहुत अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारें, और इसकी वजह से ना आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, ना आपकी जॉब लाइफ डिस्टर्ब हो, और आप अच्छे अंदाज में लाइफ को ग्रो करें। इसी तरह की बेहतरीन बातें, इंपॉर्टेंट बातें और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को FGN चैनल पे अलग अलग प्रोग्राम्स के ज़रिए लाया जाता है। हमारे इस हेल्थ इज़ वेल्थ के प्रोग्राम में हम हर एपिसोड में इस तरह के इंपॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक्स आप तक डिलीवर करते हैं। तो आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे, FGN चैनल देखते रहिए और दिखाते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे